चलिए लास्ट कहाँ पे रुके थे हम? उत्तक बता रहे थे। उत्तक के दोनों टाइप बता दिए, सरल और दूसरा बता दिया था जटिल। तो हमने सरल उत्तक के टाइप बता दिए थे कि सरल उत्तक कितने प्रकार का होता है। सरल उत्तक में ये पूछा जाता है कि खास तौर पर इसकी कोशिकाएं जो होती है वो जीवित होती है या मृत होती है, तो दोनों ही होती है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इनकी जो कोशिकाएं होती है, इनकी कोशिकाएं, मैंने फीचर बताया था इसका कुछ तो कल, कि इनकी कोशिकाएं नंबर 1 कैसी हो सकती है? जीवित, प्लस कैसी हो सकती है? मृत। दूसरा पॉइंट याद रखना था कि जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, ये तो सबको याद है। हाँ, और कोशिका भित्ति सेलुलोज से जो बनी होती है वो कैसी हो सकती है? पतली, और प्लस कैसी हो सकती है? आपकी मोटी। ये दो खास फीचर है इसके। फिर अपने पास इनके प्रकार आए थे। प्रकार हमने लिखे थे 3। पहला जो था वो क्या था आपके पास? मृदुतक, जिसे हम क्या कहते हैं? पैरेनकाइमा। अब आपसे ये पूछा जाता है कि पैरेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है। तो पैरेनकाइमा की कोशिकाएं आपके पास जीवित होती है। पहला पॉइंट कि देयर सेल्स बी लिविंग, यानी ये लिविंग सेल्स का बना होता है। संजीव कह दो या जीवित कह दो। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि जो जीवित कोशिकाएं हैं वो आपकी केंद्रक युक्त होती है। अब केंद्रक युक्त है तो रसदानी भी पाएगी, वैक्यूल्स भी पाएगी, ये क्लियर है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि इनका आकार कैसा होता है। इन कोशिकाओं का जो आकार है, सबसे पहले याद रखना होता है कि इनका आकार ज्यादातर जो मिलता है वो कैसा मिलता है? अनियमित। अनियमित का मतलब होता है इररेगुलर शेप होती है। वैसे आप बता सकते हो कि ये गोलाकार में भी आ सकती है, यानी स्फेरिकल हो सकती है, ओवल शेप में भी हो सकती है, मीन्स अंडाकार। और उसके अलावा जो आपके पास आती है तीसरा पॉइंट, वो हम जानते हैं बहुभुज। बहुभुज का मतलब होता है पॉलीगन्स। तो पॉलीगन शेप हो सकती है, ओवल शेप हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, यानी इनकी जो कोशिकाएं मिलती है वो इस टाइप से मिलती है, ऐसे। और ये क्या इनमें? केंद्रक। फिर साथ में क्या आप देख रहे हो, इनके बीच कुछ क्या जगह खाली है। खाली जगह है तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट और मिल गया हमें। इनमें क्या पाया जाता है? अंतर कोशिकीय स्थान। कि अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, यानी इंटर सेलुलर स्पेस बी प्रेजेंट। यही क्वेश्चन बनता है कि सरल उत्तक में किस में इंटरसेलुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है। तो उत्तर क्या याद रखना है? मृदुतक। मृदुतक का मतलब क्या है? पैरेनकाइमा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ का। ये आकार, ये कोशिकाएं जीवित पूछ सकता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, जो आपका ट्रिपल स्टार है, कि इंटरसेलुलर स्पेस भी मोस्टली फाउंडेड इन विच सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो वो कौन सा होता है आपका? पैरेनकाइमा, मृदुतक। अब बात आती है कि हमारे पास इसकी लोकेशन कहाँ होती है, यानी पौधों में कौन सी जगह पाया जाता है, स्थान कहाँ होता है इसका। ये याद रखनी है कि पौधों में जहां कहीं भी कोमल भाग होते हैं, सॉफ्ट, के पौधे का जो कोमल, या आप लिख सकते हो नरम भाग, उन जगहों पे सबसे ज्यादा मिलता है। कौन? आपका मृदुतक। अब जो नरम या कोमल भाग होंगे तो वो कौन सी जगह होगी आपकी? नए तने का भाग, तना, दूसरा आपके पास जड़, और तीसरा भाग आपने याद रखना है पत्तियां। इनमें मिलता आपके पास कौन? मृदुतक। तो मृदुतक आपके पास पादप के कोमल नरम भाग में मिलता है, जहां आपका पत्तियां,
तना और क्या है, जड़। अब इनके किस भाग में मिलता है, तो ये खास तौर पर एपिडर्मिस में होता है। एपिडर्मल या एपिडर्मिस जो भाग होता है उसमें पाया जाता है, यानी जो क्या है, ऊपरी जो कोमल नरम परत होती है उसमें मुख्य तौर पर कौन मौजूद होता है, आपका मृदुतक। तो ये क्वेश्चन बनता है कोमल नरम भाग पे, नए तना जड़ पत्तियों के एपिडर्मिस भाग में पाया जाता है। फिर बात आती है कि इसका मुख्य कार्य क्या है। कार्य आपको पता है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य यही है कि इसमें हरित लवक पाया जाता है। तो हरित लवक उपस्थित होता है, तो जिस जगह हरित लवक उपस्थित होता है तो उसके कारण कौन सी क्रिया करवाता है पौधा, प्रकाश संश्लेषण। तो यानी हरित लवक, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हरित लवक उपस्थित होने के कारण प्रकाश संश्लेषण करवाता है। तो हरित लवक होने के कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाएगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाएगा, इसका मतलब है आपके पास इसका कौन सा कार्य हो रहा है, भोजन निर्माण, कि पौधे के भोजन निर्माण में अपना योगदान देता है कौन सा उत्तक मुख्य तौर पर, तो वो कौन देता है, मृदुतक देता है। किसके कारण देता है, हरित लवक की उपस्थिति के कारण। तब इसका एक नया नाम रखा जाता है कि हरित लवक उपस्थित होने के कारण जब ये प्रकाश संश्लेषण करता है तो इसका एक नया नाम बताया था मैंने कल, क्या कहा जाता है इसे, हरित उत्तक। क्या कहेंगे हम इसे, हरित उत्तक। हरित उत्तक के नाम से जाना जाता है। हरित उत्तक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। कि जो क्लोरेनकाइमा होता है वो टिश्यू कौन सा होता है, तो क्लोरेनकाइमा टिश्यू आपका मृदुतक ही होता है। उसका क्लोरेनकाइमा नाम कब रखा गया, जब वो हरित लवक की प्रेजेंस के कारण कौन सी प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस। तब इसका एक न्यू नॉमिनेशन हो जाता है, न्यू नोमेनक्लेचर मिल जाती है इसको, कौन सी, क्लोरेनकाइमा। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें खाली जगह होती है। खाली जगह के कारण ये क्या बनाता है, वायु गुहिकाएं तैयार कर सकता है, जिससे पौधों को तैरने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो जलीय पौधों, जलीय पादप की स्पंजी जड़ों में, जो जलीय पादप होते हैं उनकी स्पंजी जड़ों में वायु गुहिकाएं यानी एयर सैक्स बनाकर, एयर कैविटीज बनाकर क्या करवाता है, उन्हें फ्लोट करवाता है, उत्प्लावक करता है, यानी तैराता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जलीय पादप की स्पंजी जड़ों में वायु गुहिकाएं बनाकर उन्हें तैरने में सक्षम करता है। जब वो तैरने में सक्षम करता है तब उसका एक नया नाम और बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि जब हवा भराकर उसको तैराएगा तो उसे वायु के नाम पे रखा जाएगा, वायुतक। वायुतक का दूसरा नाम क्या रखोगे, इंग्लिश में वायु को क्या कहते हैं आप, एयर, तो इसका नाम रखा जाएगा एरेनकाइमा। कि जब ये पौधों को तैरने में सक्षम करता है तब इसका नाम क्या होता है, तब इसका नाम क्या रखा जाता है, एरेनकाइमा। अब तीसरा कार्य मुख्य तौर पे क्या हुआ, कुछ पौधे से उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं। किसी एक उत्सर्जित पदार्थ का नाम बताओ जो पौधों से आपने कभी निकलता देखा है। पौधा सेक्रेट करता है, एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट जो करता है उनमें से किसी एक पदार्थ का नाम बता दो जो आपने बचपन से भी यूज कराया है। गोंद, ठीक है। दूसरा है रेजिन्स, तीसरा आप क्या लिख सकते हो, टेनिन, चौथा आप लिख सकते हो रबड़। ये सारे क्या होते हैं, सेक्रेटेड पार्ट होते हैं, किससे, पौधे से। तो यह वाला उत्तक क्या काम करता है, उनका संचय करता है। तो जो उत्सर्जित पदार्थ मुख्य तौर पर नंबर 1 जो तुम सर्दियों में खाते भी हो, गोंद कतीरा भी खाते हो, ठीक है, सेक्रेटेड पार्ट है गोंद, साथ में क्या है, रेजिन, और साथ में याद रखना अपने टेनिन। इनका
ये वाला उत्तक क्या करता है, हमेशा संचय करता है। कि आपसे पूछ लिया जाए कि पादप का कौन सा टिश्यू है जो इनकी स्टोरेज करता है, स्टोरेज करने वाला पैरेन्काइमा है। टेनिन किसके काम आता है? क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि टेनिन किस में प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग तुम स्कूलों में कर चुके हो। जूते पहनते थे, ब्लैक कलर वाले जूते सबसे ज्यादा लगते थे, और लेदर के शूज होते थे। तो लेदर का मतलब है चमड़ा। तो चमड़े को क्या है, तन्य बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेनिन का ही किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट क्या याद रखना है हमारे पास, कि जो खास तौर पे मृदुतक करेगा, तो ये आपके पास एपिडर्मल के रूप में, एपिडर्मल के रूप में पादप के आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है। कि पादप के जो इंटरनल पार्ट हैं उनकी सुरक्षा करता है, किसके रूप में? एपिडर्मल के रूप में, यानी ऊपरी त्वचा के रूप में बैठकर पादप के क्या है, आंतरिक भागों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो ये थे इसके कार्य जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे ही पूछा जाएगा, पहले 2 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो नाम दिया जाता है एरेनकाइमा और एक नाम दिया जाता है कौन सा? क्लोरेनकाइमा। ये दोनों नाम किसको दिए जाते हैं? उसके बाद हमारे पास नंबर 2 टिश्यू आता है जो सरल है। नंबर 2 कौन सा लिखवाया था? स्थूल कोण। स्थूल कोण उत्तक को क्या कहा जाता है? स्थूल कोण उत्तक। ये आपके पास है कोलनकाइमा। कि जो कोलनकाइमा है इसकी क्या विशेषता है? कोलनकाइमा का एक पहला फैक्टर तो यही है कि कोशिकाएं जो होती है वो कैसी होती है? जीवित। पहला फैक्टर तो यही है इंपॉर्टेंट, कि इनकी जो कोशिकाएं होती है वो आपकी कैसी होती है? तो कोशिकाएं आपकी संजीव, या आप लिख सकते हो जीवित, कि दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, यानी ये जीवित कोशिकाओं से बना होता है। पहला पॉइंट। फिर बात पूछी जाती है शकल कैसी हो सकती है उनकी, तो दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, कोशिकाएं आपकी लंबी कैसी हो सकती है? अंडाकार, लंबी, और कैसी हो सकती है? अंडाकार। यानी आपने कभी देखा होगा 9th क्लास में मैंने कहा था आप बुक पढ़ के आया करो, उसमें इस टाइप से क्या है, शेप बनी होती है इन टिश्यूज की। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो नजर आएगा, ऐसे नहीं। तो ध्यान से कभी पढ़ोगे तो जरूर ये चीज मिलेगी। लंबी और कैसी होती है आपके पास? ओवल शेप में क्या है, इनका आकार होता है। ये आपकी किस उत्तक की शेप होती है? स्थूल कोण उत्तक, कोलनकाइमा की। अब बात आती है हमारे पास कोशिका भित्ति फिक्स ही है, किससे बनी होती है? सेलुलोज से। फिर पूछा जाता है केंद्रक होता है? तो होता है। ठीक है। कोशिका द्रव्य होता है? तो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है वो याद रखना है, कि अंतर कोशिकीय स्थान, कि जो अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है, अंतर कोशिकीय स्थान कैसा होता है? बहुत कम, ऐसे लिखना है। कि इनमें जो इंटर सेलुलर जो स्पेस होता है, बी वेरी वेरी स्मॉल। कि जो अंतर कोशिकीय स्थान इनमें मिलता है वो ना के बराबर ही पहुंच जाता है, पर हम ना के बराबर नहीं कह सकते, शब्द क्या प्रयोग करना है? बहुत कम होता है। ठीक है। फिर बात आती है कि इसमें और फीचर क्या होता है? इसमें हरित उत्तक यानी हरित लवक की प्रेजेंस पाई जाती है। हरित लवक की उपस्थिति होती है, हरित लवक उपस्थित होता है। और जब हरित लवक उपस्थित होता है तो इसका मतलब ये किस में योगदान देगा? भोजन बनाने में। ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य यही है। कार्य की बात आएगी तो सबसे पहले आपने यही लिखना है कि ये भोजन निर्माण में योगदान देता है। कि भोजन निर्माण कह दो, ऑब्लिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी प्रकाश संश्लेषण में अपना क्या देता है? योगदान। प्रकाश संश्लेषण में योगदान देता है। दूसरा मुख्य कार्य क्या है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यांत्रिक सहारा क्या होता है अभी? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है पौधे को। यांत्रिक सहारे का मतलब है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड टू द प्लांट, यानी ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसको? पौधे को। तो ये इसके 2 खास फीचर हैं जो हमें याद रखने हैं।
अब एक क्वेश्चन नया घुमा दिया जाता है कि पादप के कौन से सरल उत्तक प्रकाश संश्लेषण में योगदान देते हैं। तो कितने पढ़े हैं तुमने? 2। एक पढ़ा है तुमने मृदुतक और दूसरा कौन सा पढ़ा है तुमने? सतुल कोण उत्तक। ये 2 ही सरल उत्तक ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण में योगदान देते हैं। बाकी कोई सरल उत्तक प्रकाश संश्लेषण में योगदान नहीं देगा। जो तीसरा है वो बड़ा खास हो जाता है। तीसरे का नाम क्या बताया था तुम्हें? दृढ़ उत्तक। या तो आप लिख सकते हो इसे दृढ़ उत्तक, या इसे आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? सक्लेरेनकाइमा। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा सरल उत्तक जिसमें कोशिकाएं जीवित नहीं होती? वो यही है दृढ़ोत्तक, जिसे दृढ़ उत्तक कह सकते हो। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो डेड होती है। तो यानी कोशिकाएं कैसी पाई जाती है? तो इसकी कोशिकाएं बेसिकली कैसी होती है? मृत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मृत है तो इनमें आपके पास कोशिका द्रव्य प्रेजेंट है नहीं है, ना इनमें क्या प्रोटोप्लाज्म है। अब होते कहाँ? लोकेशन कहाँ होती है? इनमें 2 पॉइंट तो यही हो गए, जीव द्रव्य की अनुपस्थिति होती है, जीव द्रव्य अनुपस्थित है। उसके अलावा हरित लवक भी पूछ ले तो भी अनुपस्थित है, हरित लवक भी आपके पास क्या होगा? अनुपस्थित। चौथा पॉइंट पूछे, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। एक में तो होता है, एक में बहुत कम होता है और एक में क्या होता है? ना के बराबर। तो अंतर कोशिकीय जो स्थान है वो कैसा होगा? ना के बराबर। अंतर कोशिकीय स्थान ना के बराबर होता है। इसका मतलब है इंटरसेलुलर स्पेस बी नेग्लिजिबल। इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर। अब बात आती है कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है। पिछले वाले की लोकेशन नहीं लिखी मेरे ख्याल से, लोकेशन लिख लेना, लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जगह कहाँ पाई जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो नए भाग में ही पाई जाती है, नए भाग में, जैसे तने के एपिडर्मल में। उसके अलावा और कहाँ और मिलता है? जैसे पुष्पवृंत, पुष्पावलीवृंत और पर्णवृंत। यानी इसका खास रोल लोकेशन का जब भी आता है तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। ये सबसे ज़्यादा जो मिलता है, नंबर 1 कहाँ मिलता है? पर्णवृंत में, दूसरा कहाँ मिलता है? पुष्पवृंत में, और तीसरा कहाँ मिलता है? पुष्पावलीवृंत में। अब इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले को कहते हैं हम पेटियोल, दूसरे को हम नाम क्या देते हैं? पेडिसेल, और तीसरे को जो नाम देते हैं वो क्या देते हैं? पेड्यूंकल। ये हमारे पास 3 भाग हैं जिनमें आपके पास ये वाला उत्तर क्या मिलता है? मोस्टली प्रेजेंट होता है। तो जगह जरूर पूछी जाएगी, जगह पहले की, दूसरे की और तीसरे की, तीनों याद रखनी है। तो इसकी मुख्य जगह कौन सी होती है? पर्णवृंत, पेटियोल। दूसरा कौन सा है? पुष्पवृंत यानी पेडिसेल, और तीसरा क्या याद रखना है? पुष्पावलीवृंत, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पेड्यूंकल। अब इसकी जगह और लिख लेना, ये खास है। इसकी जगह कहाँ कहाँ मिलती है? नंबर 1 आपने याद रखना है, वर्ड बड़ा खास होता है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रातस्था या वलकुट। याद रख लेना कि ये ऐसी चीज होती है, वलकुट या कह दो प्रातस्था। दूसरा नाम, दूसरी कौन सी जगह मिलेगी तुम्हें? पेरिसाइकिल, कि पेरिसाइकिल। तीसरी जगह कहाँ मिलती है हमें खास याद रखना है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास फल, बीज के बीजावरण, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो नारियल का खोल होता है, नारियल का जो ऊपरी रेशा होता है, उसमें कौन सा उत्तक होता है? दृढ़ उत्तक। तो यानी ये इंपॉर्टेंट है, नारियल के खोल के रेशे, नारियल के जो खोल के
रेशे जो होते हैं, तंतु जो होते हैं, वो कौन से उत्तक के बने होते हैं? इसी उत्तक के बने होते हैं। उसके अलावा तुम लोग घरों में देखते हो कि हम गेहूं भरने के लिए, खड़ बिनोड़ा लेने के लिए पहले जो इस्तेमाल करते थे वो किसका करते थे? बोरी का। आज के टाइम तो लिए कट्टे, ठीक है, पहले बोरी आती थी। तो वो बोरी किससे बनती थी? ये 5वीं क्लास 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो सूतली और बोरी बनाने के लिए हम किस पौधे का प्रयोग करते हैं? जूट और पटसन का प्रयोग करते हैं। तो जूट और पटसन पौधों में कौन सा उत्तक भरपूर मात्रा में मिलता है? तो उत्तर क्या याद रखना है? दृढ़ उत्तक, यानी रेशे देने वाले पौधे, रेशे प्रदान करने वाले पौधों में, कि जो रेशे प्रदान करने वाले पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कौन सा उत्तक? यूं क्वेश्चन आता है। अब रेशे प्रदान करने वाले मुख्य जो पौधे हैं जिनसे हम क्या सूतली, बोरी ये बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या आता है? जूट और क्या आता है? पटसन। ठीक है, जूट और पटसन की खेती में अग्रणी राज्य कौन सा है? 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है। हाँ, ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना कि वेस्ट बंगाल के अंदर ही क्या है, ये खेती बड़ी खास होती है उधर के हिस्सों में। तो हमारे पास दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक की पहले तो याद रखना सेल कैसी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसी होती है? डेड होती है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, नारियल का जो खोल का रेशा होता है वो कौन से उत्तक का होता है? तीसरा क्वेश्चन ये आता है, रेशे प्रदान करने वाले पौधों में या जूट और पटसन में कौन सा उत्तक सर्वाधिक मिलता है? तो उत्तर क्या तुम्हारा? दृढ़ उत्तक। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इसका आता है कि कौन से सरल उत्तक में अंतर कोशिकीय सतान बिल्कुल नहीं होता? वो कौन सा होता आपके पास? दृढ़ उत्तक। ये 3 स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अब बात आती है इसके कार्य। कार्य में आपने देखा होगा, एक कार्य तो नंगी आंख से टीवी, मोबाइल फोन या किसी डायग्राम या चित्र में देख के तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्या है। छोटी क्लासों में क्या है, चित्र बनाए होते थे और नारियल का पेड़ नदी के किनारे क्या है, झुका हुआ सा नजर आता है। फिल्मों में देखते हो, समंदर के किनारे तूफान आंधी आते हैं, उनको विजुअल करते हो तो वो नारियल का पेड़ क्या है, बिल्कुल जमीन को छू के वापिस चला जाता है। तो ये कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, ऐसी कौन सी गुणवत्ता है जिसके कारण वो अपने क्या है इस चीज को मेंटेन करता है? उसे कहते क्या है? कोई चीज आई और वापिस चली गई, इसका मतलब उसमें क्या है? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो यानी ये वाली चीज मुख्य कार्य क्या करती है? पादप को। अकेला लचीलापन नहीं है उसमें, और भी कुछ है। अगर अकेला लचीलापन हो सकता तो वो टूट भी सकता था, लेकिन वो टूटता नहीं है। इसका मतलब उसमें एक और चीज मजबूती है, सामर्थ्य। तो पादप को क्या क्या देता है ये? नंबर 1 देता है सामर्थ्य, स्टेबिलिटी। दूसरा क्या देता है? दृढ़ता, रिजिडिटी। और तीसरा क्या देता है? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो पौधे को कौन सा उत्तक ये तीनों चीजें प्रोवाइड करवाता है? तो ये कौन करवाता है? दृढ़ोत्तक। ठीक है। नंबर 2 सबसे धाकड़ क्वेश्चन, जिसे आप लोग डीएसपी रैंक वाला क्वेश्चन कह सकते हो, ट्रिपल स्टार विद ब्लैक फीट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है कि पौधे का रक्षात्मक उत्तक किसे कहा जाता है? कि पादप का, ऐसे आएगा कि पादप का रक्षात्मक उत्तक किसे कहा जाता है? तो पादप का जो रक्षात्मक उत्तक होता है वो यही होता है, दृढ़ोत्तक। यानी आपके पास गार्ड टिश्यू फॉर द प्लांट, सेफ्टी गार्ड टिश्यू फॉर द प्लांट इज टू बी सक्लेरेन्काइमा, तो वही होता है, दृढ़ उत्तक होता है। ठीक है, उसके अलावा और ये क्या करता है? आंतरिक भागों की सुरक्षा, कि जो पौधे के इंटरनल पार्ट होते हैं, आंतरिक भागों की सुरक्षा। तो पौधे के आंतरिक भागों की सुरक्षा कौन सा उत्तक मुख्य तौर पर करता है? तो उत्तर आंसर क्या तुम्हारे पास है? दृढ़ उत्तक। इसीलिए इसको सेफ्टी गार्ड कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट बड़े खास हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नारियल वाला क्वेश्चन, या आता है तुम्हारे पास जूट और पटसन का क्वेश्चन, या आता है अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता वो क्वेश्चन, और यह आता है लचीलेपन वाला क्वेश्चन, और एक बनता है कौन सा? गार्ड टिश्यू, रक्षात्मक उत्तक का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अब बारी आती है हमारे पास कौन से उत्तक की? जटिल। जटिल उत्तक जो था इसमें मैंने 2 हिस्से लिखवाए थे, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से थे? सिंगे,
नकल मार के नहीं बताना है। दारू और संचय, दारू का नाम क्या था? जाइलम, और संचय का फ्लोएम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और वैसे इनका मुख्य काम क्या होता है? वैसे इनको और क्या कहते हैं? हम जब शुरू शुरू में पढ़ा था कि जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं ये टिश्यू कौन से होते हैं, इनके लिए एक शब्द लगता है वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है संवन उत्तक, इन्हीं को ही कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि संवन उत्तक, संवन उत्तक पौधे में कौन से होते हैं? तो पौधे में जो संवन उत्तक होते हैं वो यही होते हैं जिन्हें हम जटिल उत्तक कहते हैं। कितने होते हैं? दो। एक है अपने पास कौन सा? जाइलम, और दूसरा कौन सा था? फ्लोएम। अब बात पहले नंबर पे ये आती है, आपसे यही पूछा जाता है कि जटिल उत्तक होते क्या हैं। तो आपने ये बताना है कि ऐसे उत्तक जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, कि ऐसे उत्तक, ये ऐसे उत्तक हैं, ऐसे उत्तक जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हो, कि दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हों। और समूह में कार्य करें। और ये ऐसे उत्तक होते हैं जो किस में कार्य करते हैं? समूह में कार्य करते हैं। और समूह में कार्य करें यानी इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप दे हैव टू बी वर्किंग, यानी इनकी जो प्रोसेस होगी वो एक समूह में होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों उत्तक के चार चार हिस्से होते हैं, चार चार भाग होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि इस जाइलम टिश्यू के भाग कितने हैं और इस फ्लोएम टिश्यू के भाग कितने हैं, तो आपने बताने चार चार भाग होते हैं। उनमें किस में मृत होता है और किस में जीवित कोशिकाएं होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास इनका मुख्य कार्य क्या होता है ये बताना है। जटिल उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? तीन काम होते हैं। नंबर एक पानी चढ़ाना, नंबर दो खनिज लवण चढ़ाना, और नंबर तीसरा जो होता है वो भोज्य पदार्थ को इधर से उधर भेजना। तो यानी ये जो उत्तक होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये उत्तक जल, नंबर दो खनिज लवण यानी मिनरल्स, और तीसरा याद रखना है फूड सब्सटेंस यानी खाद्य पदार्थ। खनिज लवण और खाद्य पदार्थों का समन करते हैं, यानी ये उत्तक जो हैं ये आपका इन चीज़ों का क्या करते हैं? समन करते हैं, वैस्कुलेशन करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अब पहले नंबर पे हमने पढ़ना है कौन सा? जाइलम, कि जाइलम क्या है और क्या काम करता है और जाइलम के भाग कितने हैं। अब जाइलम उत्तक की विशेषता क्या है? पहली विशेषता ये है, ये अधिकांश मृत कोशिका से बना होता है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ये मोस्टली यानी ज्यादातर अधिकांश मृत कोशिका से बना होता है। कि इसमें जितनी कोशिकाएं होती हैं उनमें ज्यादातर क्या होती है? मरी हुई होती है, और एक अपवाद है और एक इसका मुख्य भाग है। दो बातें याद रखनी है। इसमें जो जीवित कोशिकाएं मिलती है तो जीवित का उल्टा क्या होता है? मृत, मरा हुआ मृत्यु। तो यानी मृत्यु तक जो भाग होगा जाइलम का उसमें जीवित होती है, बाकी सब में क्या होती है? मृत। नंबर दो, इसकी दूसरी विशेषता क्या है? इसकी ये विशेषता है कि जल को जड़ से कहां तक लेके जाएगा? पत्तियों तक। तो मुख्य काम यही है कि जल व खनिज लवण दोनों लिख सकते हो। जल व खनिज लवण, जल व खनिज लवण को कहां से लेके जाएगा? ये जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है।
अब उसके बाद आपसे ये बात भी इसमें बीच में पूछी जाती है, प्रोसेस, कि अगर कोई पूछे कि जो जड़ है मिट्टी से खनिज लवण और जल उठाती है, कौन सी प्रक्रिया से, सरदार बता रखा है कि मिट्टी से जड़ें जल और खनिज लवण ग्रहण करती है, अवशोषण करती है, प्राप्त करती है, लेती है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा। उसको ही बताना है आपको, सरदार नहीं बनना है, एक बार उसको रहने दो। हाँ सिंह जल्दी बता, कौन सी प्रक्रिया। अब तो इसने बता दिया है, हाँ साइड से पकड़ा है, उधर से लिया है, ठीक है। और जब ये जड़ में आ जाएंगे तो पत्तियों तक कौन सी प्रोसेस से जाएंगे, जड़ में आ चुके हैं, अब जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना है, तो कौन पहुंचा रहा है तुम्हारे पास, जाइलम। अब जाइलम कौन सी क्रिया करता है जिससे जल और खनिज लवण जड़ से कहां जाते हैं, तने से होते हुए पत्तियों तक पहुंच जाते हैं, तो उसमें कौन सी क्रिया काम करती है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जब ये चढ़ने वाली बात आती है तो तुम्हें दिए वाली लो की कहानी याद रखनी है कि दिए वाली बत्ती में, दिए वाली लो में तेल चढ़ता है कौन सी प्रक्रिया से, कौन सी प्रोसेस होती है, कैसी तव, उसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब बात आती है कि इसके प्रकार, किसमें जो भाग होते हैं इसके वो कौन से हैं। तो जाइलम उत्तक के भाग कितने हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो 4। नंबर 1 क्या होता है, ट्रेंचियार्ड्स, जिन्हें कहा जाता है वाहिनिकाएं। दूसरी होती है वेसल्स, जिन्हें कहते हैं वाहिकाएं। तीसरी जो होती है वो होते हैं फाइबर, उन्हें कहते हैं जाइलम फाइबर, जाइलम तंतु। और चौथे जो होते हैं वो होते हैं जाइलम मृदुतक, यानी आपके पास जाइलम पैरेन्काइमा। तो 4 भाग होते हैं, चारों के चारों अच्छे से याद रखने हैं। पहला कौन सा होता है, वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं, इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रेंचियार्ड्स। ट्रेंचियार्ड्स जो होती है ये वाहिनिकाएं हैं। कोशिकाएं पूछता है इनकी मृत्यु होती है। दूसरा पॉइंट आएगा वो होती है वाहिकाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ही पूछा जाता है। वाहिकाएं क्या होती है आपके पास, वेसल्स, ये भी मृत है। तीसरा पॉइंट याद रखना है जाइलम तंतु। जाइलम जो तंतु है ये आपके पास किस नाम से जाना जाता है, जाइलम फाइबर। और उसके बाद नंबर 4 है, उसे कहते हैं हम जाइलम मृदुतक। और जाइलम जो मृदुतक है उसे हम नाम क्या देंगे, जाइलम पैरेन्काइमा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि इन 4 में से किस में जीवित होती है और किस में मृत। तो पहले 3 जो लिख रखे हैं तुमने, इन तीनों में याद रखना है कैसी कोशिकाएं होती है, मृत कोशिकाएं। इसीलिए हमने जो पहला पॉइंट ऊपर लिख रखा है, ध्यान से पढ़ के देखो क्या लिखा है कि अधिकांश जो कोशिकाएं मिलेंगी वो कैसी होंगी, मृत होगी। तो 3 में तो मृत होगी, बचा 1 ही, तो ज्यादातर भाग मरा हुआ है, जिंदा भाग सिर्फ कितना है, 1। तो जो आपके पास जाइलम मृदुतक है इसकी कोशिकाएं कैसी होती है आपकी, जीवित। पहला पॉइंट तो यही है, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में लिविंग सेल्स होती है और कौन से पार्ट में डेड सेल होती है। तो इन सब में क्या मिलती है तुम्हें, डेड सेल्स। ये जो पार्ट है डेड सेल से बना होता है और ये जो पार्ट है ये किससे बना होता है, लिविंग सेल से। इसको पैरेन्काइमेट्स कहा जाता है। क्वेश्चन आता है जाइलम का कौन सा भाग पैरेन्काइमेट्स होता है। पैरेन्काइमेट्स का मतलब क्या हो रहा है, पैरेन्काइमा ही। तो उत्तर कौन सा है, जाइलम मृदुतक। और अगर आए तंतुनुमा भाग तो इंग्लिश में पूछता है जाइलम फाइबर, तो जाइलम फाइबर होता है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट कैसे है कि जो जल जड़ से कहां पहुंचेगा, पत्तियों तक, वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, सिर्फ 2 के द्वारा। एक कौन सी काम करेगी, वाहिनिकाएं, और एक कौन काम करेगी, वाहिकाएं। मुख्य अगर पूछ ले तो कौन होती है, ट्रिपल स्टार कर दो, यही होती है। इसका लिखेंगे अब कि जो आपके
संवन उत्तक वाले पौधे होते हैं, उनमें पानी जड़ से लेके तने और तने से कहाँ पहुंचे, पत्तियों तक, तो वो जाइलम के कौन से मुख्य भाग से पहुंचते हैं, तो वो आपका मुख्य भाग कौन सा होता है, वाहिकाएं। और अगर क्वेश्चन टैग कर दिया जाए कि सभी संवन पादपों में, तो उत्तर क्या याद रखना है, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, दोनों याद रखनी है। एक क्वेश्चन आता है वो लिख लेना ऐसे कि जाइलम उत्तक का मुख्य भाग कौन सा होता है, तो जाइलम उत्तक का जो मुख्य भाग है वो कौन सा होता है, तो आपने वर्डिंग याद रखनी है, वेसल्स, यानी आपके पास वाहिकाएं। अब चारों भाग क्या क्या काम करते हैं, चारों का लिख लेना। पहले नंबर पे हमारे पास किसको लिखा है हमने, ट्रेंचियार्ड्स, तो वाहिनिकाएं। कोशिका तो हमने बता दी कि ट्रेंचियार्ड्स की जो सेल होती है वो कैसी है, आपको लिखा था अभी, मृत कोशिका होती है, मृत कोशिकाएं होती है। नंबर 1, सभी संवन पादप में पाई जाती है, याद रखना, जाइलम में सभी संवन पादप में मिलती है, कि सभी संवन उत्तकीय या उत्तक पादप में होती है, यानी ये जो चीज है ये सभी संवन उत्तक जो पादप होते हैं उनमें सब में पाई जाती है, क्या, ट्रेंचियार्ड्स वाहिनिकाएं। इसका मुख्य काम क्या होता है और इसकी कोशिकाएं होती कैसी है, तो कोशिकाएं लंबी, जो कोशिकाएं हैं लंबी प्लस कैसी होती है, नुकीली, लंबी प्लस नुकीली होती है किनारों से। किसकी कोशिकाएं, आपके पास खास तौर पे वाहिनिकाओं की। अब इसका कार्य क्या है, तीसरा पॉइंट ये होने के बाद कार्य याद रखो। कार्य क्या है, जल को कहाँ लेके जाएगा, ये जड़ से तने के रास्ते कहाँ पहुँचाएगा, पत्तियों तक, तो जड़ से पत्तियों तक, कि जल को जड़ से पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है आपके पास कौन है, वाहिनिकाएं। किस में, जाइलम उत्तक में, बात खत्म। और अब बात आए कि कौन से पौधों में करती है, तो सभी जितने संवन उत्तक वाले पौधे हैं, चाहे वो आपके पास आवर्त बीजी हो, चाहे वो आपके अनावर्त बीजी हो, चाहे आपके पास कौन से हो, टेरिडोफाइटा हो, उन तीनों में कौन सा काम करेगी, वाहिनिकाएं। उसके बाद आती है नंबर 2, वाहिकाएं। वाहिकाएं इंपॉर्टेंट है, आपको बताया ही है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वेसल सही है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कोशिकाएं कैसी है, वही टैग है ऊपर वाला, कैसी होती है, मृत होती है। पहला पॉइंट यही है, मृत कोशिकाएं होती है। और कोशिकाएं कैसी होती है आपके पास, साथ में लिख लेना, लंबी, और प्लस क्या होती है, बेलनाकार शेप में होती है, और बेलनाकार शेप में होती है, और प्लस कैसी होती है, छिद्र युक्त होती है, और प्लस लिख लेना, बिना बीती के होती है, यानी बीच में इनके बीती नहीं होती। जब एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ती है तो वो आपके पास बिना बीती के होती है, कोई विभाजन नहीं होता। ऐसी शेप में आएंगी कि पहली जो आपने कोशिका ली है वो आपके पास कैसी है, लंबी नुकीली। उसके बाद दूसरी जो बनती है ये आपकी कॉनिकल होती है, उसके बाद ये बेलनाकार हिस्सा होता है, और उसके साथ इसमें क्या होते हैं, फाइबर होते हैं। 4 भाग हो गए हमारे। पहली आपने कोशिका कौन सी छापी है, ये वाली, तो पहला जो बाहर वाला हिस्सा है ये वाला, इसे कहते हैं वाहिनिकाएं। ये वाहिनिकाएं होती है, ट्रेंचियार्ड्स होती है। नंबर 2 पे जो बैठी है कॉनिकल शेप में, यानी शंकुआकार या शंकु रूपी जो नजर आ रहा है भाग, वो क्या होता है, ये तंतु होता है, याद रख लेना, यानी जाइलम फाइबर होता है। बीच में बेलनाकार शेप है, यानी सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल शेप क्या होती है, वाहिकाएं। ये वेसल्स होती है। इनमें कैसे हिस्से होते हैं, छिद्रनुमा होते हैं, जिनसे पानी कहाँ चढ़ाना है, इसने ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। और बच गया आगे वाला भाग, वो कौन सा होता है, मृदुतक, यानी ये जो हिस्सा है इसको हम कौन सा भाग कहते हैं,
मृदुतक। मृदुतक का मतलब आपके पास जाइलम मृदुतक। अब इसका कार्य मुख्य तौर पे आपको पता ही है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्या है इसका, वही है, यानी खास तौर पे इसका कार्य जब लिखते हैं तो आपने पहले एक वर्ड लगाना है, आवर्त बीजी। ठीक है, कि आवर्त बीजी का मतलब है एंजियोस्पर्म में, ऐसे याद रखना है कि आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में जल प्लस खनिज लवण कहाँ से लेके जाएगा, जड़ से पत्तियों तक। मुख्य तौर पे किस जाइलम भाग से पहुंचाया जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि जो बड़े पौधे हैं और उसमें खास तौर पे कौन से, आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म्स में जो पानी चढ़ता है जड़ से पत्तियों तक, वो जाइलम के किस भाग से चढ़ता है, वो वाहिकाएं से चढ़ता है। इन्हें कहते हैं कि यहाँ वेसल्स। बिना भित्ति के होती है, एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका जुड़ेगी तो उनमें बीच में गैप नहीं होगा, उनमें बीच में आपके पास कोई भित्ति नहीं होगी, विभाजन नहीं होगा। लेकिन आगे जब तुम पढ़ोगे फ्लोएम, फ्लोएम में विभाजन आता है। अब तीसरा भाग कौन सा है इसका, तंतु। तीसरा है जाइलम तंतु। अब पहली चीज तो यही है, जाइलम तंतु बना कौन सी कोशिकाओं से होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, डेड सेल से बना होता है। नंबर दो, आकार कैसा होता है इनका, ये जरूर याद रखना है, शंक्वाकार, या आप इसे लिख सकते हो कैसा रूप होता है इनका, शंकु रूपी, कॉनिकल शेप होती है। लॉन्ग, एलोंगेटेड और कॉनिकल ऐसे वर्ड आते हैं। तो एलोंगेटेड यानी लंबी होती है, और कैसी होती है आपके पास, शंकु रूपी होती है। होती कैसी है, मृत होती है, डेड होती है। उसके बाद जो स्पेसिफिक पॉइंट बनता है कि इसका कार्य क्या है। तंतु का कार्य क्या होता है, तंतु का कार्य जानते हो, कि धागा है, कपड़े में धागे लगे हुए हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, कपड़े जितने सिले जाते हैं उसमें धागे क्या काम करते हैं, क्या तो जोड़ लगाते हैं। बात तो ठीक है, जोड़ लगाते हैं, पर वो जोड़ क्या काम करता है, दो कपड़े के टुकड़ों को क्या करता है, जोड़ के रखता है। जोड़ के रखता है इसका मतलब क्या दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, यांत्रिक सहारा दे रहा है। तो वैसे ये चीज भी इन उत्तकों में बैठकर इन उत्तक के भागों को क्या देती है, यांत्रिक सहारा देती है। यानी नंबर 1, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। किसको, उत्तक को ही करता है, और किसी चीज को नहीं। उत्तक के भाग को जोड़ के रखता है ये बंदा। ठीक है। नंबर 2, इसका मुख्य कार्य और क्या हो सकता है। नंबर 2 याद रखना, जल का पार्श्वीय सहन। पार्श्वीय जो संवहन है वो करता है, यानी लेटरल वैस्कुलेशन ऑफ वाटर, कि यानी पार्श्वीय जो वहन करता है या संवहन करता है जल का, वो जाइलम का कौन सा भाग करता है, तो याद रखना तंतु वाला भाग करता है। चौथा भाग कौन सा लिखा है हमने, जाइलम मृदुतक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो पहले नंबर का ही बनता है कि कौन से जाइलम उत्तक का भाग जीवित कोशिकाओं से बना होता है। तो यही होता है, यानी आपके पास इसमें जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, जीवित। जीवित कोशिकाएं, इनको कहा क्या जाता है ये याद रखना। ये जो जीवित कोशिकाएं होती है इनको स्पेशल पैरेनकाइमेट्स कहा जाता है। याद कर लेना कि ये जो जीवित कोशिकाएं होती है इनको स्पेशली वर्ड क्या दिया जाता है, पैरेनकाइमेट्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है, जाइलम का कौन सा भाग पैरेनकाइमेट सेल से बना होता है। तो वो पैरेनकाइमेट शब्द आ गया तो उत्तर मिल गया, कौन सा, जाइलम पैरेनकाइमा, आ गया उत्तर। तो यानी जाइलम मृदुतक भाग इन्हीं से बना होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, ये जो कोशिकाएं होती है ये किस रूप में होती है, ये स्पेशल वर्ड बनता है इनका, केंद्रक युक्त। कि जो ये कोशिकाएं हैं ये केंद्रक युक्त होती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर बात आती है कार्य। कार्य कैसा है, कार्य जब बात आती है तो कार्य का मतलब है कि मृदुतक क्या काम करता है, भोजन संग्रहण करवाता है। क्या करवाता है, भोजन संग्रहण में योगदान देता है। कि ये वाली चीज
क्योंकि भोजन बनाएगा तो किस में काम करेगा? ये भोजन संग्रहण का योगदान देता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही काम है किसका? जाइलम मृदुतक का। तो तुमसे ये 3 टैग इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। नंबर 1 पूछा जाता है इनका कार्य। नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात आती है कि मुख्य भाग कौन सा है। नंबर 3 बात आती है कि कौन से भाग में कोशिका जीवित है और कौन से भाग में आपकी मृत है। ठीक है, इसीलिए ये चीजों को चलाता है तो इसका एक नया नाम रख दिया जाता है चालन उत्तक। क्वेश्चन आता है विच बी द कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से अगर पहचान होगी तो कौन से उत्तक की होगी? जाइलम की होगी। ठीक है, आगे फिर आता है दूसरा जटिल उत्तक कौन सा था आपके पास? फ्लोएम। फ्लोएम क्या काम करता है, कहा क्या जाता है? तो आपको पता है कि फ्लोएम जो है ये आपका संचय उत्तक के नाम से जाना जाता है। संचय उत्तक का मतलब होता है स्टोरेज टिश्यू का मतलब स्टोर किसका करेगा? ये तो इंपॉर्टेंट है कि पतियों द्वारा जो भोजन बन चुका है उसको स्टोर करने के बाद पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना, ये काम किसका होता है? फ्लोएम का। यानी इसका मुख्य कार्य पूछा जाता है। कार्य इंपॉर्टेंट होता है। कार्य क्या है? भोजन को संचयक या संचय स्थान तक लाना। भोजन जो है संचय स्थान तक लाना और उसके बाद संचय स्थान से अन्य भागों तक पहुंचाना। कि संचय स्थान से पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये इसका मुख्य कार्य है। अब बात आती है कि इसमें जगह ऐसी कौन सी होगी पौधे में जहां ये होगा, कि पादप के कौन से भाग में पाया जाता है। पादप के जब भाग पूछे तो 3 मुख्य भाग है पौधे के, जो आपके जल को अवशोषित करके किस में लेके जाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तक। जड़ आएगा, तना आएगा और क्या आएगी? पत्तियां आएंगी। तो ये मिलते कहाँ हैं? नंबर 1 होते हैं जड़ में, नंबर 2 कहाँ होते हैं? पत्तियों में, और नंबर 3 कहाँ होते हैं? तने में। दोनों के लिए फिक्स है, चाहे तो पूछे जाइलम का और चाहे पूछे फ्लोएम का। इनकी लोकेशन कभी आ जाए, शायद जाइलम की मैंने लोकेशन नहीं लिखी, वहाँ भी यही याद रखना, लोकेशन कभी भी आए, स्थान पादप में कभी भी पूछा जाए जाइलम का और किसका? फ्लोएम का, तो उत्तर क्या याद रखना है? जड़, पत्तियां और तने, क्योंकि इन्होंने काम करना है। अब बात आती है इसके भाग। इसके भाग कौन कौन से होते हैं? इसके भी भाग कितने होते हैं? 4। अब अधिकांश जो भाग होता है, ऊपर आपने लिख रखा है संचय उत्तक का, अधिकांश भाग जीवित कोशिका का बना होता है। ये याद रखना कि मोस्टली दे आर फॉर्म्ड बाय लिविंग सेल। अधिकांश जो भाग हैं, भाग किससे बने होते हैं? जीवित कोशिका से। यानी इसके जो ज़्यादातर भाग हैं वो लिविंग सेल से बने होते हैं। इसका मतलब 3 भाग जीवित से होंगे, 1 भाग मृत से होगा। अब पहला पॉइंट, पहले भाग को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है चालनी नलिका। अब चालनी नलिका है, तुम घर में आटा छानते हो तो आटा छानने के लिए चालनी लेते हो, उस चालनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेती घर में लिपाई के लिए लाते हैं और उसको छानते हैं जाड़ में, तो वो भी एक क्या छालनी है, उसको क्या कहते हैं? आटा तो रोज छानते हैं, घर में पड़ी है, आटे वाली टंकी में पड़ी है, तो उस छालनी को क्या कहा जाता है? छालनी या छालनी हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बस ज्यादातर चीजें घर से ही सीखी जाएगी, उसको कहते हैं सीव। ठीक है, तो ये होती है सीविंग ट्यूब्स। ठीक है, तो हमारे पास जो चालनी नलिकाएं होती है, ये क्या होती है आपके पास? सीव ट्यूब्स। ठीक है, नंबर 2, दूसरा जो भाग आएगा वो आएगी सहायक कोशिकाएं।
सह कोशिकाएं, और सह कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? कंपेनियन सेल्स। ये क्वेश्चन बड़ा खास बनता है कि इन विच टिश्यू कंपेनियन सेल्स टू बी प्रेजेंट, कि कौन से ऊतक में कंपेनियन सेल्स पाई जाती है। तो कौन से में मिल रही है तुम्हें? फ्लोएम में मिल रही है। तीसरा भाग वही आ जाएगा। दो भाग लास्ट वाले सेम है, उसमें जाइलम तंतु था, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? फ्लोएम तंतु, यानी फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर हो जाएगा। और चौथा भाग जो होगा वो सेम होगा, मृदुतक वाला, तो उसको लिखेंगे हम फ्लोएम मृदुतक। अब बात आती है कि कौन सा ऐसा भाग है जो मृत कोशिका का है, क्योंकि हमने लिखा अधिकांश कैसी है? जीवित। तो टैग लगा देना, जो मृत होती है वो कौन सी होती है? फ्लोएम तंतु होते हैं। कि फ्लोएम तंतु कैसी कोशिकाओं से बने होते हैं? तो आपने याद रखना है मृत कोशिका से। ये थी इंपॉर्टेंट टैगिंग जाइलम की और फ्लोएम की। कल तुम 9वीं कक्षा की किताब एनसीईआरटी में से इनके डायग्राम को अच्छे से पढ़ के आओगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा आते ही कि वो तुम जवाब दे सकते हो या नहीं दे सकते। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना ही।